सिल्क रोड है कि चाइना से होते हुए जो ये ट्रेड जो है पूरे यूरोप और उधर जो पहुंचा है, तो ये एक विविधताओं धर्म के साथ में एक व्यापार का बहुत बड़ा मार्ग था। भारत की खोज ऑलरेडी थी, सड़क तो थी ही। साइरस अकमेडियन और रोमन एम्पायर के बाद इस रास्ते से कोई नहीं आया। ये सिल्क रोड पंजाब ਨੂੰ प्रभावित करेगा। पंजाब, हरियाणा और जो ये मुख्य जो फसलें हैं हमारी, जो एज ए ट्रेड जो बाहर जाएंगी, खाद्य पदार्थ आम लोगों लिए है कि कुछ बड़े लोगों वास्ते है। इससे देश में भुखमरी की हालत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे का जो खेल है वो भी हमें समझना होगा। अनपढ़ लोगों की फौज तैयार की जा रही है, मजदूरों की फौज तैयार की जा रही है। अंधविश्वास अभी देखो आपने कावड़ वगैरह, तो उनकी क्या है ना, वो पढ़ रहे नशे की तरफ जा रहे हैं। लैंड पूलिंग का बड़ा रौला पै रहा है, किसानों दी ज़मीनां लैंड पूलिंग के नाम ते लिया जा रही हैं। MSP न देने का रीजन भी सिल्क रोड ही है। अडानी अंबानी कुछ चंद लोगों के ही है, उनको फसल कहाँ से चाहिए, किसानों से चाहिए। गुलामों से भी बुरी हालत होने वाली है। इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी यही है, किसानों को तोड़ो। जिहड़ी गेम है पंजाब दी बर्बादी के लिए रची गई है। इसमें सबसे बड़ा जो हम बाधा जिसको बोल सकते हैं ना, वो किसान ही आ रहे हैं। जंग तो एक दिखावटी थी, जंग कुछ नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस में टकराव है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, खौफ में लाने के लिए युद्ध है। उसमें सिर्फ किसान नहीं मरने वाला, ये जो छोटे उद्योगपति हैं वो, उनको कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं है। ना चाहते हुए भी किसानों को फसलें देनी पड़ेंगी। सत श्री अकाल, सतलुज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कमलजीत कौर लेके हाजिर हाँ खास पेशकश। साडी अज दी खास पेशकश दे विच असीं सिल्क रोड बारे गलबात करनी है। सिल्क रोड एक अजिहा रोड जो हमेशा तो खिच दा केंद्र रहा है। कहंदे ने कि इस रोड ने वपारियां दे बारे न्यारे कीते सी। इस रोड नूं वपारियां दे लई ही जिहड़ा रखिया गया सी, खोलिया गया सी, ते इहदा नाम भी वपारियां दे लई ही रखिया गया सी। विश्व दे खेतरां दे विचों, वड्डे वड्डे देशां दे विचों, चाइना तो लैके साइप्रस तक ते फिर भारत तक भी जिहड़ा यह रोड है वो चलदा रहा। पर कुछ समय बाद ये बंद हो गया क्योंकि इसकी सांभ संभाल उस तरीके नाल नहीं हो सकी, ते हुकूमतां या सरकारां या फिर जिहड़े राजे हुंदे सी, जिन्हां दीयां रियासतां हुंदियां सी, वो इसनूं पूरी तवज्जो नहीं दे सके। पर हुण मुड़ तो सिल्क रोड शुरू करन दी जिहड़ी गल है वो कीती जा रही है। पंजाब दे नाल भी इसका नाम जोड़िया जा रहा है कि पंजाब तक भी जिहड़ा सिल्क रोड है वो पहुँचेगा। इसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं। पर जे सिल्क रोड दी कहानी की कहती है, परदे दे पिछे कई इहो जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां जाननियां बहुत जरूरी ने। जिथे फायदे गिनवाए जा रहे होण उत्थे तत्थां दे आधार ते गलबात करनी बहुत जरूरी हुंदी है कि पंजाब, भारत जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है फायदे दे लई, वो किस तरीके दे फायदे होणगे या किस तरीके नाल पंजाब नूं प्रभावित करनगे। सो अज असीं इस दे बारे गलबात करांगे। साडे नाल एडवोकेट पूनम आर्या ने, इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। पूनम आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सब तो पहला तो सिल्क रोड के बारे जानना चाहांगे। बहुत चर्चा चल रही है सिल्क रोड की, नाम ही बड़ा लुभावना है। सिल्क का कपड़ा किसी वेले बहुत महंगा हुंदा सी ते उसे दे आधार दे उत्ते जिहड़ा इसका नाम है वो रखा गया। सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे सिल्क रोड है कि? सिल्क रोड फारसी साम्राज्य जब था प्राचीन काल में, तो उस टाइम पे जो उनका जो क्षेत्र था बहुत विशाल था। अचमेडियन 500 ईडी से 330 ईडी तक जो था, तो उसमें जो है पूरे विश्व के जो काफ़ी विशाल क्षेत्र था, जिसको आपस में विविधताओं में को और उनको जोड़ने के लिए जो एक रोड जो स्टार्ट किया गया था वो ये रोड था। और जो विश्व विजेता जो कौम जाट है, उन्हीं के आगे साइरस किंग, उन्होंने अकमेडियन साम्राज्य की स्थापना की थी। अकमेडियन, तब उन्होंने ही इस सिल्क रोड को आगे पूरे इधर चाइना से ईरान, इराक और इधर होते हुए यूरोप तक वो लेके गए थे। तो इसमें जो है सिल्क का ही जो ये रोड था, इसमें सिल्क नाम, रोड का जो नाम सिल्क आने के पीछे की स्टोरी क्या है। उस टाइम पे जब सिल्क का उत्पादन हुआ था चाइना में, वो एक सबसे महंगी
वस्त्र जो था, महंगा कपड़ा था, जिसके लिए पूरे विश्व में मारामारी सी ही थी एक तरह से, कि भी हमें हर वर्ल्ड में हर देश उसको अपने उसमें लाना चाह रहा था। बट उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी सालों तक उसको छुपाया भी गया था, और जिसके लिए काफ़ी कई बार युद्ध भी हुए हैं इस सिल्क की वजह से, सिल्क की वजह से। और जो मुद्रा का जो था ना, व्यापार जो होता था उस टाइम पे सिल्क का होता था। कहते सोने तो भी महंगा होता था। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे था। और जो मुद्रा के रूप में इसको क्रेता विक्रेता का इसको किया जाता था। तो इसी वजह से इसका नाम जो है, चाइना से होते हुए जो ये ट्रेड जो है पूरे यूरोप और उधर जो पहुंचा है, इसका नाम सिल्क रोड रखा गया था। फिर दोबारा शुरू होने ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇਗਾ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। सिल्क रोड जो है वो पहले से ही है, काफ़ी टाइम आपको अभी बताया कि 330 ईडी से ही है, जो एक रोड का जो रास्ता था जहाँ से सारे ट्रेड होते थे। इंडिया से भी जैसे खनिज खाद्य पदार्थ हैं, मसाले, इनका होता था, कहीं से कालीन का होता था। ये सिर्फ एक व्यापार का ही रास्ता नहीं था, इससे हमारी संस्कृति धर्म भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। उधर अफ्रीका, उधर यूरोप, उधर एशिया, सारे उसमें जा रहे थे। तो ये एक विविधताओं धर्म के साथ में एक व्यापार का बहुत बड़ा मार्ग था, जो बाद में पहले क्या था, इस मार्ग को साइरस जो थे अकमेडियन के, उन्होंने उनका संरक्षण दे रखा था कि वो इतना बड़ा जो एरिया था 6770 समथिंग था जो इसका जो एरिया है। तो उस इतने बड़े रोड की सुरक्षा जो उस टाइम पे राजाओं के द्वारा दी जाती थी, जो साइरस जो देते थे। उसके बाद पर्सिया उन्होंने किया इस मार्ग पे जो आने जाने वालों का संरक्षण। फिर जो है जब ईसाई जब आए तो उस टाइम पे इस रोड पे जो है लड़ाई झगड़े दंगे और ये लूट मार स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से ये इतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा, तो इसको बंद कर दिया गया था। तो ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने इस मार्ग की बजाय समुंदर का रास्ता ज़्यादा सेफ लगा और समुंदर के रास्ते से व्यापार शुरू किया, जो हाल में जो चल रहा है। तो वास्को जैसे पुर्तगाली जब आए थे तो कहते हैं भारत की खोज जब हुई है, तो वो भारत की खोज ऑलरेडी थी, सड़क तो थी ही, तो समुंदर के रास्ते जब आए थे तो तब वो लोग उन्होंने वो रास्ता अपनाया था समुंदर वाला। तब ये मार्ग जो जब मुगल ब्रिटिश जब आए थे तो ये मार्ग समुंदर का जो मार्ग स्टार्ट हुआ, समुद्री जो व्यापार स्टार्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोई ऐसा राजा नहीं था जो मास लेवल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसकी संरक्षण देश के साइरस के बाद में पुर्तगाल और उनके जो पर्सियन, उनके बाद में कोई ऐसा राजा आया नहीं, तो इसको बंद करना उचित समझा उस टाइम पे। अभी फिर जब मुगल आए थे तो उन्होंने भी इस रास्ते को खोला और स्टार्ट किया, बट वो भी कुछ टाइम के बाद फिर बंद हो गया था। तो इस तरीके से ये सिल्क रोड की जो है कहानी जो चल रही है। साइरस अकमेडियन और रोमन एम्पायर के बाद इस रास्ते से कोई नहीं आया और ये बंद कर दिया गया। पंजाब की गल पूनम जी बार बार इसलिए आती है क्योंकि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾवित करेगा? बिल्कुल करेगा। इवन पंजाब को ही नहीं, पूरे देश को प्रभावित करेगा, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रभावित करेगा। जो सिल्क रोड है ये चाइना से होता हुआ इंडिया, ईरान, इधर अफ़गानिस्तान, इराक, इधर से होता है यूरोप में, पूरा मतलब एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक है ये। तो जो ट्रेड जो
सबसे बड़ा जो इंडिया का, जो अगर हम सिल्क रोड की बात करें तो सिल्क रोड में मैक्सिमम जो खाद्य पदार्थों का ही पहले टाइम पे और जो मसालों का ही व्यापार होता था इंडिया से। जो अभी देखा जाए तो अगर हम इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में ही ऐसा है कि हमारी सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा है। बाकी अदर इंडिया के जो और स्थान हैं वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, इतना मतलब आउटपुट है नहीं। अगर ट्रेड देखा जाए तो दिल्ली सेंटर हमारा जो है ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ से पंजाब, हरियाणा और जो ये मुख्य जो फसलें हैं हमारी जो एज ए ट्रेड जो बाहर जाएंगी, खाद्य पदार्थ जिनको अगर हम समुद्र के रास्ते से लेके जाते हैं तो महीना लग जाता है, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और ट्रांसपोर्ट इतना लग जाता है और एक महीना जब किसी चीज़ में लगता है तो उसकी वो क्वालिटी भी नहीं रहती, वो मेंटेन नहीं कर पाता। तो इस वजह से अगर हम दिल्ली से कोई भी ट्रक अगर चलता है ईरान, इराक और अफगानिस्तान इधर से होता हुआ यूरोप में जाता है तो मैक्सिमम उसको हार्डली 5 to 7 डेज लगेंगे। वही चीज़ अगर हम 1 मंथ के बाद में पहुंचा रहे हैं और वही चीज़ हम 7 दिन में पहुंचा रहे हैं, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ है, तो ये एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा मार्ग है। प्रॉफिट आम लोग के लिए कि कुछ बड़े लोग का वास्ते है? हाँ, ये प्रॉफिट आम लोगों के लिए कोई प्रॉफिट का नहीं, ये कुछ चंद व्यापारी लोगों के लिए है। मैं कहती हूँ कि छोटे व्यापारियों के लिए भी ये कोई प्रॉफिट का नहीं है। इससे देश में भुखमरी की हालत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जितने भी आप इंडिया में देखो कितने रोड बने हैं, नॉर्थ इंडिया में कितने रोड बने हैं, हाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और हर सड़क पे पंजाब है या हरियाणा है गोदाम बड़े बने हुए हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं जहाँ से सीधी ट्रॉली निकल के उधर रोड पे जाती है। सिल्क जो हमारा जो रोड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके पीछे का जो खेल है वो भी हमें समझना होगा कि ये किस तरीके से इसको मतलब अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कि अब हम देखते हैं कि इंडिया में धर्म का कितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, अंधविश्वास, पाखंडी, रोज़ नए कुकरमुत्तो जैसे बाबा जो पैदा हो रहे हैं आजकल, जिनको कोई जानता नहीं था एकदम से पता चलता है कि वो बहुत बड़े लेवल पे बाबा बन गया। उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है उन सब के पीछे? अपने स्कूल हैं, स्कूल की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। अशिक्षित अनपढ़ लोगों की फ़ौज तैयार की जा रही है, मज़दूरों की फ़ौज तैयार की जा रही है। क्यों की जा रही हैं? किसी भी आप अपनी सरकार के बड़े कार्यालयों को देखो, बड़े बड़े 5 स्टार जैसे कार्यालय हैं, वो पैसा कहाँ से आया? हमारे आम लोगों का, आम जनता का पैसा ही तो है वो। उनके पास दिखाएं तो सोर्स ऑफ इनकम मतलब उनका क्या है, वो कैसे एकदम से इतने बड़े लेवल, जो हमारा जो टैक्सेस का पैसा हमारे बच्चों पे, हमारे बच्चों के भविष्य पे लगना था, वो कार्यालयों पे लग रहा है और स्कूल गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है। उसके पीछे यही रोड ही कारण है कि बच्चों को शिक्षित मत करो। जब अगर शिक्षित होगा, विचार आएंगे और वो विद्रोही बनेगा और अपने हक के प्रति जागरूक बनेगा, क्रांति आएगी। ये रोड किवें बच्चों की मानसिकता या शिक्षा ਨੂੰ रोक सकता है? वही जब हम अनपढ़ की फौज तैयार कर लेंगे, विद्रोह नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, तो फिर किस तरीके से हम एक कहते हैं भेड़ को, एक भेड़ को स्टार्ट कर दो, सारी भेड़ उधर की साइड चली जाएंगी, क्योंकि वो माइंड से सोच नहीं पाती। ऐसे ही अनपढ़ इलिटरेट बच्चे जो तैयार किए जा रहे हैं, अंधविश्वास, अभी देखो आपने कावड़ वगैरह से कितना मतलब ये सब कुछ क्या है, एजुकेशन कहाँ है, इनमें क्या सिखाया जा रहा है? जब बच्चे इलिटरेट होंगे, बच्चे अनपढ़ होंगे, खेती का जो है MSP वगैरह दिया नहीं जा रहा, खेती के तो उनकी क्या है, ना वो पढ़ रहे, नशे की तरफ जा रहे हैं, खेती में इतना हो नहीं रहा, फ्री बहुत लो लेवल पे उनको मजदूर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा रीजन है खेती को हड़पना। खेती तभी हड़पी जा सकती है, ज़मीन तभी ली जा सकती है जब उनके बच्चे इस लायक ना हो, उसको एजुकेशन से दरकिनार कर दो, ताकि
चारों तरफ से जो एक चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है उसी रणनीति के तਹਿਤ किया जा ਜ਼ਮੀਨ रहा ਤਾਂ है। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਬਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਵਰਗੇ प्रोजेक्ट के अंडर आई सी। अब MSP नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि उनको अगर सही रेट में उनको अगर उनसे फसल ली जाएगी तो सिल्क रोड का मीनिंग ही क्या रह गया, ट्रेड का मीनिंग ही क्या रह गया। सबसे बड़ा MSP न देने का रीज़न भी सिल्क रोड ही है। सिल्क रोड जब स्टार्ट होगा ट्रेड स्टार्ट होगा। ट्रेड स्टार्ट करने के लिए किसके हैं? जितने भी गोदाम बने हैं किसके हैं? कुछ चंद लोगों के, अडानी अंबानी कुछ चंद लोगों के ही है। उनको फसल कहाँ से चाहिए? किसानों से चाहिए, इतने मास लेवल पे चाहिए। लेकिन उनको वैल्यू वो नहीं देनी, प्राइस वो नहीं देनी, MSP वो नहीं देनी। अगर वो देंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। बहुत लो लेवल पे उनको उनसे फसल लेके उनको ट्रेड से यूरोप और बाहर इस सिल्क रोड के द्वारा करनी है। जो चीज़ 25 पैसे या 25 रुपए में मिलनी है वही चीज़ बाहर जाके वो 100 रुपये में 150 रुपये में करेंगे। और आज जो मक्की हम 2 रुपये में ले रहे हैं वही मक्की पैकेट में पैक होके आपको 250 रुपये में भी मिलने वाली है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ, तो ये सारा का सारा पैकिंग का सिस्टम जो है सिल्क रोड से ही कनेक्टेड है। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? कोरोना टाइम के बाद से ही सारा पूरा अगर हम देखें तो वर्ल्ड का जो सारा फोकस जो है खाद्य पदार्थों पे आया है। और खाद्य पदार्थ का मैक्सिमम आउटपुट कौन करता है? एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया है। तो इंडिया के ऊपर सबकी निगाहें हैं, उनकी ज़मीन पे निगाहें हैं। तो इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे ही शामिल है। हम ये नहीं कह सकते इंडिया तो एक मोहरा है और उस मोहरे में भी जो चंद लोग हैं, कठपुतलियाँ हैं उन्हीं लोगों की जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाह रही हैं। और इस रोड के द्वारा वो लोग जो गेम जो खेला जाएगा एक फिर से मतलब हम गुलाम थे ना, गुलामों से भी बुरी हालत होने वाली है। ज़मीनें चली जाएंगी, वैल्यू नहीं दी जाएगी, इलिटरेट बच्चे होंगे। तो मतलब कोई सा भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से निकाला जा सके। और किसानों को के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, किसानों को अलग अलग संगठन बन चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी यही है किसानों को तोड़ो। संगठन अलग अलग होंगे, किसान टूटेंगे, उनमें एकता नहीं होगी। और जब एकता नहीं होगी तो इनकी तो प्लानिंग सक्सेसफुल होनी ही है। तो ये सारा जो गेम है अभी इसी के ऊपर ही आधारित है कि ज़मीन को कैसे भी लिया जाए, सारा जो खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? हाँ, उसी का ही पार्ट हम कह सकते हैं इसको कि जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं किसानों को एक तरह से ऐसे नहीं तो ऐसे लालच में लेके, और वैसे तो कई बार तो वैसे भी छीनी जा रही, लालच में लेके बस उन मेन मोटिव जो है पूरे यूरोप का लगाओ, मतलब जो अपना इधर सबका जो मेन मोटिव है इंडिया की ज़मीन के ऊपर फोकस है। और वो ज़मीन उपजाऊ ज़मीन कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी सबसे बेस्ट ज़मीन अगर मानी जाए तो हरियाणा और पंजाब ही उसमें आते हैं। तो इसलिए सारा फोकस यहाँ पे है। और इसमें सबसे बड़ा जो हम बाधा जिसको बोल सकते हैं ना, वो किसान ही आ रहे हैं। और उस बाधा को कुचलने के लिए, उस चीज़ को कुचलने के लिए इन्होंने ये सारी रणनीति MSP, इलिटरेसी और संगठन किसान और ये सब इन्होंने किया है। क्योंकि आपस में नीचे से ही किसान, इनके साथ में भी कई जो ग्रुप हैं जो मिले हुए हैं, जो इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਈਪਰਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹੀ ਹੈ
या बदलिया गया है? नहीं, ये सारा रोड मैप वही है और इसमें इंटरेस्टेड यूएसए भी है, इसमें इंटरेस्टेड चाइना भी है, क्योंकि सबके इसके अंदर शेयर हैं। ये नहीं कह सकते हम इंडिया ही इसमें, इंडिया तो एक छोटा सा उसका पार्ट जो उस रास्ते में से गुजरते हुए लगता है। तो इधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए जो ये ईरान इराक वगैरह जो झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, तो सारा का सारा गेम ये ट्रेड से रिलेटेड ही है। ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ जो भारत पाकिस्तान की जंग दिखाई गई सी। हाँ, ये सिल्क रोड का ही एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जंग तो एक दिखावटी थी, जंग कुछ नहीं था। लोगों के अंदर खौफ पैदा करना कि युद्ध से अच्छा भाईचारा है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वो रोड ओपन नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस में टकराव है, उस टकराव को, उस सड़क को निकालने में इनको बहुत बड़ा एक बाधा का सामना करना पड़ रहा था, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने ये युद्ध का थोड़ा गेम, जो मैं कह सकती हूँ कि खेला गया है, कि एक्चुअल में तो कोई युद्ध था ही नहीं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, खौफ में लाने के लिए युद्ध है, तो ताकि लोग डरे, युद्ध से मनाही करें इस चीज़ के लिए, और वो ईज़िली इस चीज़ के लिए तैयार, भाईचारे के लिए, भाईचारे का संदेश देके आसानी से इस रास्ते के लिए तैयार हो जाए कि आपको ट्रेड किया जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी कंट्री के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान में आप देख सकते हो कितनी भूखमरी है, नेचुरल सी बात है, युद्ध से वो डरेंगे, और भूखमरी की हालत में उनको क्या चाहिए? व्यापार ही तो चाहिए। बट उस व्यापार का फायदा किसको है? सिर्फ जो उच्च उद्योगपति हैं, उसमें सिर्फ किसान नहीं मरने वाला, ये जो छोटे उद्योगपति हैं वो, उनको कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं है। वो अभी उनको लगता है कि किसान आज आंदोलन कर रहा है, किसान ये कर रहा है, आज वो उनके साथ नहीं है। लेकिन तब जब सिल्क रोड ओपन हो जाएगा, तब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत वो साबित होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओपन होने च किन्नी क देर लगेगी ते किन्नी क देर ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰ ਚੜਨਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕ ਦੇਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। लगने को देखो, अभी युद्ध का भी इन्होंने किया, तो जहाँ जहाँ से इस रास्ते में आगे ईरान का, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ पे जिस एरिया में इस रास्ते में जो चीज़ें आती जा रही हैं, वहीं पे वो सारी चीज़ें, चाहे आप युद्ध समझ सकते हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन ला के उस चीज़ को तैयार किया जा रहा है, और मे भी हो सकता है जल्दी हो भी जाए। पर भारत पाकिस्तान की गल करिए तो एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 150 ਟਰੱਕ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋं ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? तो उन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए ही तो यूएसए और ये जो जितने भी जिनके शेयर हैं, चाहे वो चाइना है, ये जितने और कंट्री हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है ना। अभी बोलते हैं कि युद्ध रुक गया, युद्ध एक्चुअल तो हुआ ही नहीं था, रुकेगा तो जब हुआ ही नहीं, तो ये सारा अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भाईचारे की बात करें कि आप आपस में भाईचारा करो, युद्ध ना करो, तो ये सहमति तो स्टार्ट हो गई ना। अब थोड़े दिनों के बाद ये भाईचारे का राग अलापेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई, ये और ये सब करके ये सारा सिल्क रोड का ही गेम। ऐसे ही आगे हर कंट्री में इनका जो है प्लान, स्ट्रेटेजी इनकी बनी हुई है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਘਟੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ किस तरह कोशिश की जा रही है? क्योंकि किसान का जो फैमिली कौन है, परिवार कौन है, उसके बच्चे एजुकेशन लेंगे, उसके बच्चे रोज़गार लेंगे, उसके बच्चे बाहर जाएंगे। अभी आपको पता है इंडिया का वीज़ा काफ़ी जगह पे
काफ़ी जगह पे जैसे यूएसए की तरफ से और काफ़ी ऐसे हैं कि बैन कर दिया गया है या फिर बिल्कुल ही नॉमिनल सा दिया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न यही कि बच्चे बाहर ही ना जाए, उनका सोर्स ऑफ इनकम ही ना हो। अगर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो किसान अपनी ज़मीन क्यों बेचेंगे, किसान अपनी इस हालात में क्यों आएंगे। उनको हालात में अगर हमने कोई चीज़, कोई स्ट्रेटजी, अगर हमने यहाँ पे अगर कोई पौधा लगाना है तो उसके लिए हमें उठा के तो लाना पड़ेगा नर्सरी से और फिर ही लगाया जाएगा ना। तो ये एक किसान एक नर्सरी है, उसका पौधा कहाँ से आता है, उसकी फैमिली से आता है। पौधे को जड़ से ख़त्म कर दोगे तो नर्सरी क्या कर लेगी। तो बच्चों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं इलिटरेट करके, बाहर उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया। तो सारी जो किसान की जो फैमिली है, किसान का जो परिवार के ऊपर ही डिपेंड उसमें ही तो है ना। जब वही ठीक नहीं रहेगी तो किसान कहाँ से क्या करेगा, क्या आउटपुट है। फसल इतनी हो नहीं रही और दाम इतने दिए नहीं जा रहे। एक ही रास्ता था कि बच्चे रोजगार से कमाए या फिर बाहर से कमाए। जो ऐसे बहुत सारे हमारे पंजाब में बच्चे जो बाहर से हेल्प करते थे पेरेंट्स की और उनकी अच्छी हो, बट अब वो भी बंद हो गया। तो यही इलिटरेसी और किसान और सिल्क रोड का यही तालमेल, यही बीच में है उनका जो गेम जो है समझना चाहिए हम लोग। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏਗਾ। सिल्क रोड गुलाम इसलिए बनाएगा क्योंकि जो बहुत सस्ते दामों में, ना चाहते हुए भी किसानों को फसलें देनी पड़ेंगी, ना चाहते हुए, क्योंकि बच्चे अनपढ़ हैं, नशाखोर हैं, हालात घर के इतने ख़राब है कि जो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसान की जो फसल हम मार्केट में लेके जाते हैं, कई बार क्या होता है कि उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो सड़कों पे फेंक जाते हैं। आपने देखा होगा कि आलू सड़कों पे फेंक दिए, टमाटर सड़कों पे फेंक दिए। तो किसान का तो लॉस ही हुआ ना, उसको तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वही चीज़, उसी प्रॉफिट, उसी चीज़ का जो फ़ायदा ये लोग उठाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बने हैं जितने आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर, अडानी है, अंबानी है या कुछ चंद लोग हैं उनके, वो सारी चीज़ें बहुत लो रेट में कोल्ड स्टोरेज में लेंगे जब, और फिर उसी का ही बाहर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और जब फसल आने का टाइम होगा उस टाइम पे वो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड स्टोर में है उनके, तो खरीदेंगे नहीं। तो क्या होएगा, उनकी वैल्यू, उनका उस जो फसल की कीमत है वो कम होएगी। जो वैल्यू किसान चाहता है वो मिल ही नहीं पाएगी। जो चीज़ पहले 2 रुपए में दे रहा था वो 1 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ही एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो हम बोल सकते हैं, ऐसे ही किसान उसमें धंसता चला जाएगा और उसके पास ज़मीन को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। सिर्फ मजदूर, इंडिया एक मजदूर वर्ग बन के रह जाएगा। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 26 टूरिस्ट मारे गए सी। इस दे पीछे दी कहानी की है। मतलब सिल्क रोड उधर से होता हुआ जाता है, बट घाटी का तो मैं यही कहूँगी कि जो पीछे जो 26 लोग मारे गए, तो इंडिया का बहुत बड़ा उसमें फॉल्ट रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि इंडियन की कुछ लोग वहाँ पे गिने चुने 2-4 लोग वहाँ आते हैं और ऐसा दुर्गम रास्ता जहाँ से किसी व्हीकल से नहीं जाया जा सकता, सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। और वहाँ ये इतनी बड़ी दुर्घटना करके, इतना बड़ा हादसा करके निकल जाते हैं। वो निकल कैसे सकते हैं हमारे देश में, हमारे देश के अंदर क्या कर रही है सेना, क्या कर रही है हमारे देश की गवर्नमेंट, और वो कैसे निकल गए। क्या उनका हाथ हो सकता है उसके अंदर कि किस तरीके से वो निकले। अगर उस रास्ते, दुर्गम रास्ते से क्या हमारी आर्मी कहाँ बैठी हुई थी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इसके पीछे कौन था और क्या ये सच में ही युद्ध का सबसे बड़ा रीजन रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध का रीजन, सारा प्री प्लान, सारा साजिश के, सारी ऐसे ही दिखावटी लग रहा है। अगर सच होता तो, अगर कुछ होता तो फिर क्यों नहीं हमारी आर्मी या फिर हमारे पकड़ क्यों नहीं पाए वहाँ पे उनको इतने दुर्गम रास्ते से जब वो निकले हैं।
टूरिस्ट किवें प्रभावित हुए? देखो, धारा 370 से तो टूरिस्ट प्रभावित नहीं हुआ, इसी दुर्घटना की वजह से हमारा जो है इफेक्ट हुआ है टूरिस्ट प्लेस। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट, काफ़ी ज़्यादा उसमें टूरिस्ट जो लोग जो जा रहे थे, एक तरह से हम कहते हैं स्वर्ग या फिर जन्नत, हम अपने कश्मीर को, जम्मू को हम बोल सकते हैं। तो उसमें ऐसा हादसा होना नेचुरल सी बात है, टूरिस्ट तो इफ़ेक्ट होगा। तो रही बात धारा 370 हटी, उसमें कितने आम लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, किसके लिए वो हटी है? क्या आम पब्लिक वहाँ तक पहुँच पाई है? क्या आम पब्लिक ने वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं? नहीं, कुछ चंद लोगों ने। और वो चंद लोग कौन हैं? और कौन सी वहाँ पे खदान निकली है? लिथियम की खदान निकली, और उस एरिया में किसने ज़मीन खरीदी है? तो क्या इसका गेम क्या आम पब्लिक समझ नहीं पा रही है? क्या वहाँ से जो निकला है, लिथियम की जो खदान निकली है, क्या वो सिल्क रोड से क्या हम वो ट्रेड नहीं होगा? जो वर्ल्ड लेवल पे जिस चीज़ की बहुत कमी है आजकल, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, हर चीज़ में तो हमें चाहिए ना। तो वो आता कहाँ से है? वो खदान जो निकली है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है टूरिस्ट को इफ़ेक्ट करने का। और उस सिल्क रोड से कनेक्टेड जो वो ट्रेड जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाएगा, जिसमें इंटरेस्टेड आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ये सारे, चाइना, जो सारे के सारे इंटरेस्टेड है। इवन यूएसए का तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट पूनम आर्या। सो इसी अज की खास पेशकश बेहद गंभीर है, सोचण दा विषय है कि हुण पंजाब नूं बर्बाद करन दे लई सिल्क रोड आ रहा है। बड़ी चिंताजनक जिहड़ी गल है, इस दे उत्ते विचार चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है, तो इस दे सिट्टे की होणगे उन्हां दे बारे जान लेना भी बेहद ज़रूरी है। अगले एपीसोड दे विच फिर हाज़र होवांगे किसी होर अहम मसले दे नाल। तद तक लई तुसीं वेखदे रहो सच दा निरंतर वहदा दरिया सतलुज टीवी।